अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्मास खान। वेरी गुड मॉर्निंग। और नाज़रीन, कल 14 अगस्त थी। मुल्क भर में 78वां यौम आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया गया था और आज 15 अगस्त है। जश्न आज़ादी के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने खेलों की दुनिया से वाबस्ता 7 मारूफ शख्सियात के लिए सिविल एजाज़ात का ऐलान किया था, जिसकी मंजूरी सदर मुमलिकत ने दी थी और ये एजाज़ात उनकी खेलों में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिए जा रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया था, जिस पर उन्हें ये आला एजाज़ दिया जा रहा है। और इसी तरह मशहूर कोपैमा मरहूम मुराद सतपारा को उनकी कोपैमाई की खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। उन्होंने कई बुलंद पहाड़ों को सर किया और पाकिस्तान के कोपैमाई के मैदान में अहम किरदार अदा किया। हाल ही में उन्होंने K2 से मरहूम कोपैमा हसन शिगरी की मैयत वापस लाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। मुराद सतपारा अगस्त के आगाज़ में ब्रॉड पीक पर एक हादसे का शिकार होकर जान बहक हो गए थे। इसके अलावा ब्लाइंड क्रिकेटर भी हैं आमिर इशफाक, उनको उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। जबकि पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट को उनकी क़यादत में टीम की नुमाया कारकर्दगी के लिए तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। इसके अलावा स्क्वॉश के साबिक खिलाड़ी मकसूद अहमद को भी तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। मकसूद अहमद 2 मरतबा वर्ल्ड टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं और दुनिया के टॉप 10 स्क्वॉश खिलाड़ियों में भी उनका शुमार रहा है। ऑफ रोड रैली के मशहूर रेसर नादिर मक्सी को भी तमगा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। उनकी महारत और कामयाबियां ऑफ रोड रैली के मैदान में काबिल तहसीन हैं। इसके अलावा कबड्डी के खिलाड़ी रहमान इश्तियाक को भी उनकी कारकर्दगी के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा और ये एजाज़ात 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब में दिए जाएंगे। और हम आप आगे बढ़ते हैं और एक और मौजू है जो बहुत ज्यादा आजकल तवज्जो हासिल कर रहा है, उस पर भी आज हमें बात करनी है। जी हाँ, और वो मौजू है जी मोटापा। मोटापे के बारे में आज के इस मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे। मोटापा एक आलमगीर मसला बन चुका है, जिसके साथ साथ मुतादिद दीगर तिब्बी मसाइल भी जुड़े होते हैं। जबकि ज़ियाबतीस है, दिल की बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे में बारिट्रिक सर्जरी एक मुमकिन हल फ्राहम करती है। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर्जरी कितनी मौसर है और इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शो में एक इंतहाई तजर्बेकार और माहिर सर्जन मौजूद हैं, जो कि बारिट्रिक, इलेक्ट्रोस्कोपिक और मेटाबॉलिक सर्जरीज में वसी तजर्बा रखते हैं। वो जदीद तरीन टेक्निक्स और तरीकों से मरीजों का इलाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर इकबाल गोंदल, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बारिट्रिक सर्जरी के हवाले से हमें बताइएगा। बड़ा डिफरेंट किस्म का नाम है, मैंने तो पहली बार सुना है। ये किस तरह से काम करता है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो बारियाटिक सर्जरी जो है इसको हम कहते हैं कि वेट लॉस सर्जरी, और अगर उसको हम मेटाबॉलिक हैं तो इसका मतलब है कि जो डायबिटीज़ के लिए हम सर्जरी करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, इसके एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम साथ हो सकती हैं लाइक हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज लाइक स्ट्रोक and liver failure like fatty liver. So there are so many things which are मतलब arise from obesity and which can cause these problems, and then we convert it to the metabolic surgery. ठीक है। अगर आप bariatric का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो most likely it would be like you are going for the weight loss surgery. You need to lose the weight. And if you add up for metabolic, it means you going for the surgery for the diseases as well. ये जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया, ये भी करेक्ट हो जाता है उससे। ठीक है, ठीक है। तो और ये भी बताइएगा हमें कि पाकिस्तान में अब कितना ये हर अगर आम आदमी की बात करें तो उसके लिए आसान है या बहुत महंगा ये इलाज है, अफोर्ड कर सकता है? यस, ये क्वाइट अफोर्डेबल है, इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव एज वी अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में ओवरऑल शायद महंगाई ज़्यादा या थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी कि आपको लगता है। दुनिया में बाकी कंट्रीज में देखा जाए इससे बहुत एक्सपेंसिव है। पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स दुनिया से दूसरे कंट्री से भी आते हैं, यहाँ से भी लोग बेशुमार करवाते हैं, कंसल्ट करते हैं, जिनको अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है, वो कंसल्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें दुबई में जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ पे अगर बारियाटिक प्रोसीजर किया जाए, अगर लाप्रोस्कोपी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट कॉस्ट अराउंड 40,000 दिरहम्स, और अगर हम उसको गैस्ट्रिक बाईपास में लेके जाएँ तो इट कॉस्ट अराउंड 60,000 दिरहम्स, ऑलमोस्ट अराउंड 45-50 लाख रुपीस बनते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। वही से एरिया पाकिस्तान में यहाँ पे तकरीबन 8 लाख के लगभग जो 9-10 लाख में हो जाती है मैक्सिमम, और अगर स्लीव करें तो वो 6 से 7 लाख में हो सकती है मैक्सिमम। तो अगर इंटरनेशनल जगहों पे बाकी आप कंपैरिजन लेके आते हैं लाइक USA, तो वहाँ पे
$5,000 से $28,000 की कॉस्ट है। इसी तरह यूरोप में बहुत एक्सपेंसिव है, यूके में लाइक 13,000 पाउंड्स है। तो कंपेरिजन करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो पाकिस्तान इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, महंगा नहीं है। ठीक है, अच्छा जैसे बायोमेट्रिक सर्जरी के बारे में आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि है तो ये ओबेसिटी को कम करने के लिए, हम वजन को कम करने के लिए कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मसाइल लोगों को होते हैं जिसमें फैटी लीवर भी है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या आपकी शुगर जिन लोगों को है, वो एक ही बार सर्जरी में वो सब सॉर्ट आउट हो जाता है? यस, वो एक ही बार वंस फॉर ऑल। मतलब कि अगर आप गैस्ट्रिक बाईपास पे जाते हैं, करवाते हैं, और उसमें आपका वेट भी ग्रेजुअली सस्टेन लॉस करेगा, आप बड़े अच्छे तरीके से विद द टाइम इंप्रूव करेंगे। साथ साथ जितनी आपकी ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रोल है, लाइक कोई और बीमारी है जिस तरह फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो जाती है, जो पीसीओएस, फैटी लिवर है, ठीक है, किडनीज के ऊपर फैट आ जाती है, उससे आपको हाइपरटेंशन हो जाती है, तो ये सारी उसी के साथ साथ रिजॉल्व होती जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा एड अप कर लीजिएगा कि ये जो अमल आप बता रहे हैं ओबेसिटी से निकलने का, वजन कम करने का, कितने टाइम पीरियड में फिर वजन कम हो जाता है और कितने टाइम पीरियड में ये जो तमाम बीमारियां वो छुट जाती हैं इंसान से? ये जी जब आप करवाते हैं उसी दिन से ये इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको डायबिटीज तो नेक्स्ट डे से कंट्रोल आना शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि यू आर मतलब बेटर कंट्रोल देन द प्रीवियस वन। तो प्रोसीजर इटसेल्फ जो है वो एक दिन आप जब करवाते हैं, नेक्स्ट डे पे आप डिस्चार्ज होते हैं। लाइक वन टाइम सर्जरी है, वन टाइम सर्जरी है, और आपको एक नाइट स्टे करना पड़ता है हॉस्पिटल में। वन डे हम रखते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और नेक्स्ट इवनिंग में हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को, और उसी डे पे पेशेंट अपनी मतलब ओरल इनटेक शुरू कर लेते हैं। सर्जरी के 3-4 घंटे बाद आप पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, उसको ग्रीन टी देते हैं, मोबिलाइज कराते हैं, वॉक करते हैं, इट डजंट फील लाइक एनी डिस्कम्फर्ट। तो बड़ा ईजी है, कंफर्टेबल है, कोई हार्मफुल सर्जरी नहीं है ये कि भाई जिसमें आप कह सकते हैं कि पेशेंट डरे हुए होते हैं ना लोग, कि पता नहीं क्या करेंगे। मेरे ख्याल से खौफ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पेशेंट में इसलिए है कि जो पहले तरीका इलाज था वो ओपन सर्जरी का था, लोग बड़े कट लगाते थे, सर्जरी के जख्म हील नहीं होता था, इन्फेक्शन होता था, और लंबे अरसे के लिए उनको स्टे करना पड़ता था हॉस्पिटल में। अब लैप्रोस्कोप से, जिसको आप कहते हैं कैमरे से सर्जरी करते हैं या लेजर्स कहते हैं, मिनिमल स्कोरिंग होती है, उससे आपको एक तो पेन नहीं होता, आपको इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता, और आपकी अर्ली फास्ट रिकवरी होती है। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अंदर डिसेक्शन टू द पॉइंट मिनिमम और फाइन डिसेक्शन करें, जहाँ पर रिक्वायर्ड है उसी जगह पे उसको डिसेक्ट किया जाए, पेशेंट को इतना डिस्कम्फर्ट फील ना हो पोस्ट ऑपरेटिवली। तो ऐसे ही होता है, मोस्ट ऑफ पेशेंट आपके 99% पेशेंट जो है ना वो नेक्स्ट डे पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनको लंबा स्टे भी नहीं करना पड़ता, अच्छी तरह से रिकवर करते हैं, पेन फ्री होते हैं, और जल्दी अपने वर्क को भी रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और यानी कि ये फिर उसी टाइप की सर्जरीज हैं जिस तरह से हम पित्ता निकलवाते हैं या अपेंडिक्स निकलवाते हैं, लोगों के लिए और आसान हो जाएगा कि उसमें छोटे कट्स लगाए जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप ब्रेक में भी मैं बता रहे थे 5 mm। यस, 5 मिलीमीटर के 4 होल्स होते हैं जो कि बड़ी स्मॉल साइज के पोर्ट्स उसमें डालते हैं। एक जो है ना वो 12 मिलीमीटर का होता है, उसके आप जब कंप्लीट कर लेते स्टिच करते हैं, आफ्टर सम टाइम आपको लगता है वो इतना मिनिमम स्कार है, हील हो जाता है, स्किन के साथ मिक्स हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। और वो भी आपके ये लोअर जो बेली के ऊपर, यस बेली, ठीक है, और बाहर आपको पता इतना चलेगा नहीं कि आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है। एक लाइपोसक्शन है, उसमें आपका जहां से आपको फैट कम करना है, आपकी बॉडी का जो भी एरिया है वहां पे आपको वो करना पड़ता है, उसका प्रोसीजर ये होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है। देखिए लाइपोसक्शन होती है कि आपने फैट जो है जहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा है उस जगह को आपने सक कर लेना है, उसमें आप थोड़ा सा वेट लूज कर सकते हैं, या उस एरिया को स्पेसिफिकली आप रीडिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 किलो, 1 किलो, 5 किलो तक आप ले आए, 10 किलो मैक्सिमम ले आएंगे। लेकिन जो बारियाट्रिक सर्जरी है ये अपने अंदर जाकर स्टमक की सर्जरी करनी होती है और इंटेस्टाइन की सर्जरी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है। तो ये मेजर प्रोसीजर इटसेल्फ, लेकिन करने का तरीकाकार वेल डिफाइंड है और लैप्रोस्कोप के थ्रू है, इसलिए पेन फ्री है, इतना ज़्यादा पेशेंट को डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ये जनरलाइज वेट लूज करता है, ये ओनली एक एरिया पे इफेक्ट नहीं करेगा, बॉडी के पूरे जनरलाइज इंपैक्ट आएगा। उनके वेट भी लूज करेगा, जहाँ जहाँ फैट एक्सेस है जो बाहर आपको नजर आती है, बैक पे, फ्रंट पे, थाइस पे, हिप्स पे, वो सारी लूज हो जाएगी। प्लस जो आपकी इंटरनल फैट आपके विजरस के ऊपर है, किडनीज के ऊपर है, फैटी लिवर के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है, मुख्तलिफ वेसल्स के अंदर वो भी डिजोल्व होती है, ऐसे खत्म हो जाएंगे, तो आप ओवरऑल हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरीकाकार ये भी सुना था कि आपके स्टमक में शायद को स्टिच करते हैं, कुछ इस तरह की सर्जरी होती है, भूख कम लगती है। जी बिल्कुल सही, ऐसे है कि हम जो स्टमक को हम स्मार्ट करते हैं, उसको स्मॉल बनाते हैं। अच्छा। और जिस एरिया को हम सेपरेट करते हैं, जो कि हार्मोन निकल, जो आपको भूख लगाते हैं, उसको ग्रीन हार्मोन कहते हैं, और वो आपको जब आप टेस्टी फूड ले रहे होते हैं, आपका दिल करता है और लें, तो आप अननोटिसली आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और ये रेगुलर रहता है। यंग एज में स्पेशली आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और उससे कैलोरीज डिपॉजिट होते रहते हैं, आप फैट होते रहते हैं। वो जो एरिया है जहाँ पे उसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो वो अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में जब आता है तो आपको भूख जो है ना इतनी ज़्यादा तंग नहीं करते।
आप थोड़ा बहुत भी खाएंगे, यू फील यू आर फुल, योर स्टैटी इज ओके, यू विल नॉट फील कि यू नीड टू ईट मोर एंड मोर। जितनी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है उतनी खा लें तो आपको सेटिस्फैक्शन होगी, आपको ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक तो ये इम्पैक्ट आता है। दूसरा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको भी करेक्ट करके हम उसके फायदे लेते हैं और बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, फैट डिसॉल्व होती है। ठीक है, और कैटेगोरिकली अगर डॉक्टर साहब हम बता सकें कि कितने महीनों में या कितने अरसे में जो वेट लॉस का एक प्रोसीजर है वो कितना वजन कम हो जाता है? जी, ये डिपेंड करता है उसका बॉडी वेट एक्सेस कितना है। मतलब कि एक अब नॉर्मल पर्सन है, उसका फॉर एग्जांपल 70 kg होना चाहिए, तो अगर वो 120 है, 30 है, 100 है या 200 किलो भी है, 300 किलो भी है, तो जितना ज़्यादा एक्सेस हो उतनी तेज़ी से पहले जो पेशेंट जो है वो वेट लूज करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका वेट 150 है तो ऊपर वाला 30-40 किलो बड़ा फास्ट डिसॉल्व होएगा और बंदा खुद भी बड़ा ईजी फील करेगा। तो जो आप अपने नॉर्मल वेट की तरफ आते हैं उतना फिर वो स्लो हो जाता है। उसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और एफर्ट करनी पड़ती है। तो आपका जो एक्सेस वेट है जो कि बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो पहले उतर जाएगा, फिर आपका जो थोड़ा बहुत ओवर वेट है उसको डिसॉल्व करने के लिए और उसको थोड़ा आपको मजीद एफर्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल फिट, स्मार्ट और उसी तरह हो जाते हैं जैसे आप एक यंग टीन एज ग्रुप में होते हैं। अच्छा, इस सर्जरी के बाद बॉडी में कोई वीकनेस होती हो, फिर उसको ओवरकम करने के लिए क्या थ्रू मेडिकेशन या डाइट किस तरह से क्या? जी, मोस्ट ऑफ पेशेंट कंप्लेन नहीं करते इतनी वीकनेस की, लेकिन कुछ परसेंटेज है जिसमें हो सकती है वीकनेस अगर आप विटामिन या सप्लीमेंट्स नहीं लेते। अगर आप गैस्ट्रिक बाईपास करवाया आपने तो उसमें कुछ अर्से तक आपको विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है, क्योंकि आप नॉर्मल फूड इतनी ज़्यादा ले नहीं रहे होते। हम उसको साथ सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट के तौर पर उसको देते हैं। तो पेशेंट मोस्टली उसमें फील नहीं करते। अगर आप नॉर्मल पानी लेते रहते हैं, अपना जूस लेते हैं या कोई यखनी लेते हैं या अपनी बाकी लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपको वीकनेस फील नहीं होती। तो इनिशियली 3-4 वीक्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने पहले जितना था उस पर चले जाएं, लेकिन कुछ परसेंटेज वो वेट रीगेन कर सकते हैं। स्पेशली 1-2 प्रोसीजर जिस तरह स्लीप गैस्ट्रेक्टमी में उसमें 20 से 25% पेशेंट वेट रीगेन कर सकते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट जो कि ओवर ईट करते हैं या स्वीट ईटर होते हैं। लेकिन गैस्ट्रिक बाईपास में इतना वेट रीगेन नहीं होता, ये मेंटेन रखते हैं, आपको सस्टेन वेट लॉस में लेके जाता है, प्लस इसकी मेंटेनेंस सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये आगे आप कई सालों तक आपको हेल्दी और कंट्रोल में रखता है। अच्छा, बात फिर वही बार बार आ जाती है, सेलिब्रिटीज तो जो अफोर्ड कर लेती हैं या फिर एलीट क्लास तबका जो है वो तो दुबई में, जैसे आप बता रहे हैं, हमारे और भी हमारे एक बहुत बड़े स्टार हैं अदनान समी खान, उन्होंने भी गालिबन दुबई में ये सर्जरी कर। तो अब पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करें, किस तरह से कहाँ पे वो आपको अप्रोच कर सकते हैं और ये तरीका? डेफिनेटली हम आते हैं पाकिस्तान में आफ्टर एवरेज लाइक 4 to 6 वीक्स टाइम, और हम उसको बड़े अच्छे तरीके से उसी स्टैंडर्ड से करते हैं जिस तरह पाकिस्तान से बाहर करते हैं, दुबई में या इंटरनेशनल प्लेस पे करते हैं। दूसरा है कि ये एक मिसनोमर है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्जरी है, ये अफोर्ड नहीं की जा सकती। ये बहुत इजीली अफोर्डेबल है, और जो पेशेंट पुअर पेशेंट हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही कुछ इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उसको अपनी तरफ से हेल्प करते हैं और कोशिश करते हैं जिसको नीड है, बिलीव मी, हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते, हम उसको कोई ना कोई अरेंजमेंट करके उसको कर देते हैं, क्योंकि ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये उसके लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। उसके देखिए जॉइंट प्रॉब्लम हो जाते हैं, बैक पेन हो जाता है, इनफर्टिलिटी यंग लेडीज़ में इतनी कॉमन है। मेरे पास बेशुमार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी मैंने ये प्रोसीजर किया, जिनको 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो जब वो आते हैं साल बाद ही वो खुशखबरी लेके आते हैं, सर हम प्रेगनेंट है, किसी का बेबी हो गया, किसी का डिलीवर हो रहा है, वो इतनी खुशी का मुजाहरा करते हैं कि हम सालों इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे। तो ये बड़ी यूज़फुल है, अगर इंडिकेटेड हो तो इस पर जाना चाहिए, किसी को भी इस पर मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सेफ भी है, इसका बहुत ज़बरदस्त आउटकम है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो मैक्सिमम तो जिसको इंडिकेटेड है उसको ज़रूर करवाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ अच्छा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जहन में फिर ये होता है कि अगर हम इस सर्जरी की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी टोन्ड भी हो जाएगी, तो टोन्ड नहीं होती, वो फिर आपको एक्सरसाइज से करनी है। yes, आप सिर्फ एक्स्ट्रा जो वेट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये ऑब्वियसली जो जिनका वेट कम है, लाइक 100 के लगभग है या अंडर 20-30 तक पेशेंट यंग है, उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपनी शेप में आती जाती है, उसके लिए कोई इतना लूज नहीं होती है। लेकिन जो बहुत एक्सेस वेट में है, अंडर 50+ हैं और वो थोड़ा मिडिल एज या ओल्ड एज ग्रुप में चले जाते हैं, तो उनकी डेफिनेटली जब लूज़ करता है फैट निकलती है तो थोड़ी स्किन लूज़ होती जाती है। अगर लोग साथ साथ एक्सरसाइज करें, अपने आप को हैबिट बना लें जिम की या स्विमिंग की या एक्सरसाइज की, तो बॉडी काफ़ी हद तक एडजस्ट करती जाती है। सर्टेन पेशेंट जो लैक्स कर जाते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद फीमेल्स का स्किन लूज हो जाता है, तो वो भी रीस्ट्रक्चर हो जाता है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो बहुत सिंपल। हम 1.5 से 2 साल तक वेट करते हैं, और जिनको इस चीज़ में कंसर्न होता है उसको रीस्ट्रक्चर करके उनको बिल्कुल फिक्स और स्लिम
स्मार्ट उनकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन जिनको नहीं है, वो जो यंग लोग हैं वो कंटिन्यू करते हैं और बिल्कुल ऑटोमेटिकली जीरो साइड इफेक्ट्स हैं इसमें। साइड इफेक्ट किसी चीज़ के भी जीरो नहीं होते। देखें शहरी है ना, शहरी में आप एनेस्थीसिया भी लेते हैं, कट भी लगाते हैं, इवन आप छोटी सी स्किन पे भी कट लगाएं, कोई इंजरी आ जाए तो उसमें वूंड इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ये सब कंट्रोलेबल, मतलब कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे आउट ऑफ रीच होता है। हम उसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, इतने सालों से कार्य होते हैं, तो जहाँ भी कोई लगता है इशू है तो हम उसको मैनेज करते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। और बहुत सी पाकिस्तानी ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जा चुके हैं, पॉलिटिशियन भी हैं जिनमें मरीम नवाज का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि उन्होंने अपने आप को जिस तरह से मेंटेन रखा है और जिस तरह से उन्होंने जो कहते हैं ना कि एज से पीछे अपने आप को रखा हुआ है, वो बड़ा काबिल तारीफ है। कितने माशाल्लाह वो ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, दैट्स वंडरफुल। तो बेशुमार ऐसे लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन माशाल्लाह जिनको एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जिनको पता है कि मेरे लिए कितना हेल्दी है और कितना यूजफुल है, तो वो करवाते हैं। और मैं उसके बाद फिर उन्हें अपना ख्याल भी रखना है डेफिनेटली। लेकिन देखें, अगर ख्याल ना भी रखें तब इसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है, और जो रखेंगे वो लंबे अरसे तक उसकी जनरल रिजल्ट्स को एंजॉय करेंगे। और अगर इन ग्रुप्स को दो को स्टडी किया जाए, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है वो नहीं करवाता और उसको इंडिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा ओबीस है, और एक ग्रुप जो करवा लेते हैं, जो लोग ग्रुप करवा लेते हैं इसमें मल्टीपल रिसर्च इशू पब्लिश हो चुकी है, उनको बेशुमार फ़ायदे होते हैं और बेशुमार बीमारियों से वो बच जाते हैं। जो लोग नहीं करवाते वो परेशान रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, या कहते हैं कि अभी हम वेट करें, उनको कई बीमारियां लग जाती हैं जो कि वो नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए उन सब बीमारियों से बचने के लिए, जिस सबसे बड़ी डायबिटीज़ है, हर दूसरे बंदे को अफेक्ट कर रही है, उसके बॉडी के हर आर्गन को डैमेज कर रही है। आप मेडिसिन उसको कंट्रोल किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते। इसमें माशाल्लाह उसमें 90% लोग चाहें वो डायबिटीज़ क्योर हो जाती है, और उसकी बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं जिनकी अगर कंप्लीट मेडिकेशन ऑफ नहीं भी हुई तो उनकी डोज बहुत कम हो जाती है, बहुत मिनिमम पे चले जाती है। तो पेशेंट के जो एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा होता है, मल्टीपल ऑर्गन, वो सारा बच जाते हैं और बेशुमार उसको जो है बेनिफिट मिलते हैं इन हेल्दी लाइफ। अच्छा, हमारी बॉडी का जो मेन ऑर्गन है वो लीवर, और लीवर से ही हर प्रॉब्लम जो है बॉडी के अंदर वो स्टार्ट होती है। फैटी लीवर को आप बता रहे थे कि इसमें इस सर्जरी के थ्रू बड़ी हद तक उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब यंग पॉपुलेशन, जिसमें मैं पहले बताया, जो आप फैट होते हैं, आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा उसको फैटी लीवर हो गया, उसको ये हो गया। और फैटी लीवर पाकिस्तान के अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन यूएस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और वहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है लोगों का, वो फैटी लिवर से हो रहा है, और उसको रिवर्स कर रहे हैं वो। इसी तरह हमारी पॉपुलेशन बेशुमार है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते, या उसको हम स्टडी नहीं करते, उसको पब्लिश नहीं किया जाता। तो अगर उसको ये किया जाए और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, और या तो वो नेचुरल वे से वेट लॉस करें, डाइट, एक्सरसाइज, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है सर्टेन एज में। अगर आप कोशिश करते भी रहें, एक 10% तक लूज़ करेंगे, फिर जब नॉर्मल लाइफ स्टाइल में फिर रीगेन कर जाए, जिनकी टेंडेंसी होती है वो वेट रीगेन कर जाते हैं। तो अगर ये प्रोसीजर करा लेते हैं तो आप फैटी लिवर से भी क्योर हो जाते हैं, आप बाकी डिजीज से बच जाते हैं। अल्टीमेटली कुछ कैंसर्स भी रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं कि जिनका इंसिडेंस बढ़ जाता है ओबेसिटी, वो भी रिवर्स, वो उससे भी आप सेफ हो जाते हैं। तो आप कई बीमारियों से, कई सीरियस क्रिटिकल कंडीशन से सेफ और बच जाते हैं अगर आप इसमें ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर इकबाल गोंदा साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे की रैंकिंग जारी कर दी है और आईसीसी वनडे प्लेयर्स के बैटर्स की रैंकिंग में हमेशा की तरह अभी भी पाकिस्तान के बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार है और भारत के कप्तान रोहित शर्मा एक दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए हैं और विराट कोहली की चौथी पोजीशन बरकरार है। बैटर्स रैंकिंग में आयरलैंड के हैरी टेक्टर एक दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के किशो महाराज की पहली और जोश हेजलवुड की दूसरी पोजीशन बरकरार है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी बॉलिंग में 2 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए हैं और आईसीसी की वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की पहली पोजीशन बरकरार है और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड की तरह होम ग्राउंड को अपना किला बनाना है।
हम अपने होम ग्राउंड्स को दूसरों के लिए एक चैलेंजिंग जगह बनाना चाहते हैं। कप्तान शान मसूद और रेड बुल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने पीसीबी पॉडकास्ट में इज़हार ख्याल किया। पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कप्तान शान मसूद ने कहा कि अगले 4 से 5 माह के दौरान 9 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पुरजोश हैं। इससे कबल ये 1 साल के दौरान कभी भी नहीं हुआ। शान मसूद ने कहा कि 2019 से अब तक हमें होम ग्राउंड्स पर खेलने का अपना अंदाज नहीं मिला। दीगर टीमें अपने होम ग्राउंड्स पर लंबे अरसे से खेल रही हैं। शान मसूद ने कहा कि मैं इंग्लैंड की सिर्फ बेसबॉल अप्रोच को नहीं सराहता, लेकिन उनके टैलेंट की शनाख्त करके उसे मौका देने की अप्रोच को भी सराहता हूं। अजीम टीमों का ड्रेसिंग रूम कल्चर भी उनकी कामयाबी का बाइस बनता है। बिल्कुल, उनका कहना था कि दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे मौजूदा स्क्वाड में 6 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो प्लेइंग 11 में शामिल होने का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना था कि बैरून मुल्क खेलने का खिलाड़ियों को माली तौर पर फायदा होता है। अगर खिलाड़ियों को बैरून मुल्क खेलकर पाकिस्तान के लिए एक बेहतर क्रिकेटर बनने का मौका मिलता है तो उन्हें इन मौके को ज़ेरे गौर लाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होने जा रहा है। और पीसीबी ने नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान टीम का मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। इसी तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बाबर की रैंकिंग के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। टीम की अगर हम परफॉर्मेंस को देखते हैं या हम जितने भी इवेंट्स अभी गुजरे हैं, एशिया कप से मुश्किलात का जो एक सफ़र है वो शुरू हुआ, बाबर के लिए भी, टीम पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन रैंकिंग में हम देखते हैं तो बाबर आजम पहले नंबर पर ही मौजूद है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत बेहतर रही है। देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बाबर आजम की उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे पता है कैप्टनसी को लेके बहुत से सवालात उनके उठते हैं, कुछ डिसीजंस उन्होंने कुछ अच्छी नहीं की, लेकिन लीड फ्रॉम द फ्रंट अगर बैटिंग ऑर्डर में बात करूं तो परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं। वो हमेशा कहते हैं ना, जो एक बड़ा बैट्समैन, बड़ा बॉलर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है, ना कि तनकीद करके जवाब देता है। यहाँ पर तो बाबर आजम की बात करें, इस दफा जो बांग्लादेश सीरीज, अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की टेस्ट रेशियो बहुत कम होती है साल के अंदर। अगर बात करें मार्च 2025 तक सिर्फ आपने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो बाबर आजम पे इसलिए भी ज्यादा एडेड प्रेशर होगा। जो मामला चलते हुए आए, आपको पता, चाहे वर्ल्ड कप की बात करूं, उससे पहले एशिया कप की बात करूं, बहुत से मामला चलते हुए बाबर आजम के खिलाफ नहीं आए। चाहे कप्तानी की बात कर लें, चाहे जो माहौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बना रहा, तो एक एडेड प्रेशर जरूर होता है। फिर जब एक बड़ा बैट्समैन होता है तो उसके ऊपर ज्यादा फिर तनकीद भी होती है कि परफॉर्मेंसेस दिखानी है। बाबर आजम ने थोड़ा सा पीएसएल के अंदर अगर बात करूं तो अपनी एवरेज को बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखा। स्ट्राइक रेट की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल के अंदर भी बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं दुनिया के, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। बाबर आजम के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है बांग्लादेश वाली भी। अच्छा वैस, शान मसूद ने ड्रेसिंग रूम कल्चर की तरफ भी एक बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा है ड्रेसिंग रूम कल्चर जो है बड़ा मैटर करता है, लेकिन शान मसूद कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी आपस में ही नहीं बनती है। इस पे भी उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, एक हमेशा ड्रेसिंग रूम एक बहुत एक अच्छा माहौल आपको चाहिए ड्रेसिंग रूम के अंदर। बेशक आप हारते हैं, जीतते हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन उसको किस तरीके से कैप्टन उसको लेके चलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ड्रेसिंग रूम की डिसिप्लिन के अंदर। अकरम चीमा इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं, जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट में 2-3 चीजें आती हैं ड्रेसिंग रूम में। यहाँ तक जो डेब्यू करता है यंगस्टर, अगर बात करें, हुरैरा इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है, बैक टू बैक आपको पता स्कोर कर चुके हैं। डोमेस्टिक के अंदर 100 भी किया उन्होंने, उसके बाद अपना 100 भी स्कोर कर चुके हैं। तो एक यंगस्टर को उस ड्रेसिंग रूम के माहौल के अंदर किस तरीके से लेके चलना है, उसको बिठाना है, चाहे वो ओपनिंग करने जा रहा है, कैप्टन किस तरीके से उसको बैकअप करता है, उसको नेचुरल गेम खेलने पे उसको रजामंद करता है कि जो तुम्हारी नेचुरल गेम है, ये सारा कुछ ड्रेसिंग रूम के माहौल के अंदर आता है। जो मामला चलते हुए आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, डिस्टर्बेंस क्रिकेट बोर्ड ने खुद पैदा की थी। आपके प्रोग्राम में कितनी दफा बात हो चुकी है, और भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से बाबर आजम को उतारा गया था तब भी ठीक नहीं था, और जिस तरीके से शहीनशाह अफरीदी को उतारा गया तब भी ठीक नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में चीजें आती हैं कि यार पता नहीं उसने की प्लानिंग तो नहीं की थी, उसने प्लानिंग तो नहीं की मुझे उतारने के लिए। तो ये मामला बहुत आते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस दिहाने पर जरूर मौजूद है कि आपको ड्रेसिंग रूम के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाई है, जब आपको पता है वर्ल्ड कप से बाद में जब हम आए थे तो हम हमेशा क्रिकेटर्स को दिखते थे फारिग होते हुए, तो आपने मैनेजमेंट पे हाथ डाला था, और ये डालना चाहिए था, जरूरी होता है। जब आप बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी सबकी हुई है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें, आप इंटरनेशनल की बात करें, तो एक चीज तो वाजे यहाँ पर हो चुकी है कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल खराब करेगा उसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर क्यों ना। पाकिस्तान से तो बड़ा प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान सबसे पहले है, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपके पास आती है।
ठीक है अवैस, जिस तरह से हमने देखा इंडियन टीम जब वर्ल्ड कप जीती है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो मुतअद्दिद मैचेस भी खेल चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम को हम देख रहे हैं हार के लौटे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई सीरीज खेलने के लिए नहीं है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है। इतने कम इंटरनेशनल इवेंट जब हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो फिर वो परफॉर्म किस तरह से करेंगे? जब हम अपने प्लेयर्स पर सवालिया निशान उठाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी तो सवालिया निशान ये बनता है कि उन्होंने ये तमाम इवेंट्स हमारे प्लेयर्स के लिए ऑर्गेनाइज पहले से करके क्यों नहीं रखे हैं? हमारी क्रिकेट कम से कम होती जा रही है। देखिए इंटरनेशनल कैलेंडर की अगर बात करें तो आपको पता है स्क्वीज तो होता जा रहा है T20 लीग्स की वजह से, दुनिया में जो लीग्स हो रही है उसके वजह से स्क्वीज कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इस दफा जो कैलेंडर है काफी मसरूफ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वक्त पाकिस्तान का जो हालिया इस वक्त इंटरनेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बिजी स्केड्यूल आपको नजर नहीं आया 2-3 महीने के अंदर। अब जाके आप टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब टेस्ट सीरीज की बात होती है तो पाकिस्तान ने मार्च 2025 तक सिर्फ 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वो काफी नहीं है। पाकिस्तान को बहुत अरसा हो चुका है 5 टेस्ट मैचेस एक कंट्री के अंदर जाके खेलने का, और तभी मजा आता है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, तब जाके मजा आपको फ्लेवर आता है। दूसरे एंड पे अगर पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, आपको पता है बहुत अरसे से बात हो रही थी कि पाकिस्तान के जिसको अब शाहीन्स कहा जाता है उसके टूर इतने इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट किसी प्लेयर के लिए। इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स, अच्छी बात है कि जब मेन अपना जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उससे पहले इस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान शाहीन्स मौजूद है, वहां पर मैच बांग्लादेश ए के खिलाफ खेला जा रहा है। साउथ शकील जिस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी पाकिस्तान टीम ने दिखाई है, एलएसपी का जब इंटरव्यू था हमारे साथ तो वो भी बात अपना साउथ शकील की बात कर रहे थे, तो नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा इस वक्त उनके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, और इस वक्त कप्तान भी है पाकिस्तान शाहीन्स के, तो अच्छी बात है। वहां पर एक प्लेयर जो उनसे जज भी हो जाता है, उसके बाद जो एक नए लड़कों को डोमेस्टिक के चांसेस यहाँ पर मिल रहे हैं, कामरान गुलाम की बात कर लें, जैसे हुरैरा की मैंने बात की, तो ये डोरवे भी खुलता है। काफी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो बैठे हुए हैं पीछे, उनको पता होगा कि यार ये लड़का जाके परफॉर्म करेगा, अगर 100 कर जाता है 50-60 भी कर जाता है तो इसका मतलब कि हमारे पास डोरवे खुला हुआ है पाकिस्तान टीम का। जो इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है ना, पाकिस्तान टीम की बात करें चाहे पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, अभी तक तो आपको पता है बहुत अच्छे इकदाम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नया टूर्नामेंट आप लेके आ चुके हैं, लेकिन उसको कितना इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑन द ग्राउंड, ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है। डोमेस्टिक के अंदर अपने प्लेयर्स की आप बात कर लें, यहाँ तक कि आप स्कूल क्रिकेट की बात करें, उसको इंप्लीमेंट करना वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अच्छा, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लेते हैं। वैसे आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई हिंदुस्तान से टीम आएगी पाकिस्तान में खेलने के लिए? देखिए ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ये आईसीसी का इवेंट है, एसीसी का इवेंट नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, एशिया कप। तो उसके अंदर मुझे समझ में आती है कि मामलात होते हैं। पाकिस्तान ने नहीं मांगा चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी है, और पाकिस्तान का जिस वक्त तक स्टांस है वो वाजे है कि अगर आप नहीं आ सकते, थैंक यू सो मच, आपके बगैर भी हम करवा सकते हैं। श्रीलंका का बैठी हुई है कोई और टीम, हम उसके ऑल्टरनेट हम ले सकते हैं। जरूर यहाँ पर बैकअप के अंदर जो खबरें आपको भी शायद मिली हो, मुझे भी मिलती रही है कि जो स्पॉन्सर है वो प्रेशराइज जरूर कर रहा है आईसीसी को कि पाकिस्तान इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट, आपको पता है दुनिया के अंदर मैच होता है, अगर वो नहीं होता, इंडिया यहाँ पर नहीं आता, तो स्पॉन्सर्स अपने हाथ खींचेंगे, मीडिया राइट्स के जो पैसे ऑब्वियसली जो इन्वॉल्व होते हैं वो बड़े कम हो जाएंगे, मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये देखें, आज नहीं तो कब करेंगे आप? अब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं कि आईसीसी के पास पूरी की पूरी केस स्टडी आपकी मौजूद है। चाहे क्रिकेट इवेंट्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया आ चुका, इंग्लैंड आ चुका, अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें, यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जो टेनिस फेडरेशन का जो मैच हुआ था वो आपके सामने जिस तरीके से मुझे याद है मतलब मौजूद था कि इंडियंस जो खेलने यहाँ पर आए थे उन्होंने हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान को सराहा था। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल टीम भी यहाँ पर पूरी की पूरी केस स्टडी आपके पास स्पोर्ट्स की मौजूद है, तब जाके आपको एक इवेंट दिया जाता है कि हाँ यार अब ये स्ट्रक्चर जो उनसे प्रॉपर पॉजिटिव तरीके से चल रहा है, और जो सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है, आपको भी पता है पूरी दुनिया कह चुकी है पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी टीम्स को दी जाती है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, वो बहुत कम ममालिक में दी जाती है। एज सच मुझे नहीं लगता कोई वाज़िया कोई चीज रह चुकी है इंडिया के पास। क्रिकेट फैंस की उस दिन मैं वो पोल देख रहा था जब वो बात हो रही थी, तो ज्यादातर 87% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए इंडिया को खेलने के लिए, वो भी हमारा ही मुल्क का, हमारे ही लोग हैं, आपको जाना चाहिए खेलने के लिए यहाँ पर। और जिस तरीके से आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अप्रिशिएट भी किया है, वो आजादी लिटरली हमारे ही मुल्क में है कि पाकिस्तान का मैच हो रहा और एक लड़का विराट कोहली की शर्ट पहन के बैठा हो। और बिल्कुल जेस्चर्स जो है बहुत मैटर करते हैं। वैसे अभी जैसे अभी हम अगर जैवलिन थ्रो की बात कर लें तो जिस तरह से जेस्चर्स दोनों कौमों के और जो क्रिकेट लवर्स हों या स्पोर्ट लवर्स हों उनके बहुत मैटर करते हैं। अभी जिस तरह से अरशद नदीम की वालिदा और फिर दूसरी तरफ से आपने देखा नीरज चोपड़ा की वालिदा की जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी ही एक दूसरे के लिए वेलकमिंग थी। जी देखिए ये भी मैंने कहा ना कि हमेशा स्पोर्ट्स एक एम्बेसडर का रोल प्ले करता है आपको दुनिया के अंदर, कहीं भी आप देख लें तो उसने बड़ी दुनिया आपकी पहले भी खत्म की है,
मुझे खुद समझ में नहीं आती कि स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स का काम क्या है। अगर आपने अभी तक क्रिकेट बोर्ड इंडिया की अगर आप बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही है कि इंडियन टीम आ रही है, लेकिन सारा का सारा उन लोगों ने फेंका हुआ है अपनी गवर्नमेंट पे कि वो इजाजत देती है पाकिस्तान जाने। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पेपॉल पाकिस्तान में अपनी नई मुल्की अदायगी स्कीम एक मुतारिफ करा दी है और इसी बारे में आपको मजीद भी मैं बताऊं कि जिससे पाकिस्तान दुनिया के 28 ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी मुल्की अदायगी स्कीम मौजूद है। इस स्कीम के तहत सारिफीन को मुतादिद फ़ायदे फ्राहम किए जाएंगे, जैसे कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस है। हर साल 1 लाख रुपए तक का ज़िंदगी इंश्योरेंस सारिफीन को दिया जाएगा जो आपकी माली हिफाजत को यकीनी बनाएगा। और साथ साथ फ्रॉड प्रोटेक्शन एक और ये पेपॉल की एक ऐप है जिसमें सारिफीन को सालाना 30,000 रुपए तक के फ्रॉड से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत भी मुहैया की जाएगी जो आपको गैर मजाज लेन देन से महफूज रखेगी। और फिर है गो लूट लो ऐप। गो लूट लो ऐप डिस्काउंट है, इसमें आप इसके ज़रिए 30,000 मुख्तलिफ मर्चेंट आउटलेट्स हैं जिन पर खसूसी रियायतें हासिल की जा सकती हैं जो आपकी ख़रीदारी को मज़ीद सस्ता बनाएंगी। और इसमें PIA भी है, एयर सयाल भी है जिस पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। मज़ीद आपको बताएं कि PIA और एयर सयाल की परवाज़ों पर 10% तक की रियायत फ्राहम की जाएगी जो आपके सफ़र को सस्ता और आरामदेह बनाएगी। ये स्कीम पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में एक नए दौर का आगाज़ करने जा रही है और सारिफीन की सहूलत के लिए इसमें मज़ीद बेहतरियाँ लेकर आई जाएंगी पेपॉल की तरफ से। मज़ीद इस बारे में आपको बताएं और अभी कुछ मुल्क के मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो अब मुल्क भर में मौसम आइंदा आने वाले 24 घंटों में कैसा रहेगा। कहा जा रहा है कि आज शाम फिर या रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें नाज़रीन होने जा रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहिराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती। बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला बरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश का भी इम्कान है। और दूसरी जानिब अगस्त से बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान के 16 अजला में आंधी, 15 बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से अब ये कह दिया गया है कि गरज चमक के साथ बारिश के नए स्पेल की पेशगोई भी कर दी गई है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस नए स्पेल के मुतालिक हमें बताएगा। बहुत दिनों से हम वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं, जिस तरह से बारिशों का हम देखते हैं, अब हमारे पास फोन पर जो ऐप्स मौजूद हैं, शायद उस तरह से बारिशें नहीं हो रही सर्टेन एरियाज में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सदरन एरिया से मुराद अगर आपकी सिंध और बलूचिस्तान है तो सिंध में पिछले दिनों एक अच्छा स्पेल हुआ है। बलूचिस्तान में तो चल ही रही है मुसलसल। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो एवरेज से ऊपर बारिश है वो बलूचिस्तान ही की है, कोई तकरीबन 60% ऊपर जा चुकी है बलूचिस्तान की बारिश एवरेज से 1 जुलाई से अब तक। और ऑल ओवर पाकिस्तान की बात करें तो 15% 1 जुलाई से 15 अगस्त तक, यानी तकरीबन 15% पूरे एवरेज से ज़्यादा है पाकिस्तान की एवरेज एज ए होल। सिंध में वो जो एक आध स्पेल ही अच्छा स्पेल हुआ है जो उसमें कुछ सेंट्रल और अपर खासी तेज़ बारिश हुई थी, कहीं 150 मिलीमीटर, कहीं 180 मिलीमीटर, मतलब बेशतर जगहों पर नवाब शाह, सक्खर, लाड़काना वगैरह की तरफ अच्छी तेज़ बारिश हुई थी दादू समेत। और अभी इस स्पेल के नतीजे में भी जाहिर है कि ये पहले नॉर्थ ईस्ट पंजाब से की तरफ ही मानसून हवाएं अमूमन कोर एरिया वही है, वहीं दाखिल होती हैं। उसमें आपका लाहौर, गुजरांवाला, ऊपर सियालकोट, नारोवाल, जेलम, फिर इस्लामाबाद, खिता कोटवार, पूरा KP, कश्मीर, फिर नीचे सेंट्रल पंजाब से होती हुई साउथ पंजाब, फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और फिर सिंध। तो ये तमाम ही एरियाज़ में अगले 3-4 दिनों में अच्छी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के कुछ एरियाज़ के जैसे मैंने आपके सामने नाम लिए, सक्खर, लाड़काना, नवाब शाह, दादू वगैरह की तरफ, कंबर, शहदादकोट और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट और दूसरा शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम अजला में अच्छा तेज़ स्पेल मुतवक्के है 17 से लेके 19 तक। और इसी तरह से बलूचिस्तान के खासकर जो जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी और सिब्बी, कोलू, बारखान और डेरा बुगटी, इन तमाम एरियाज़ में अच्छा तेज़ स्पेल मुतवक्के है। अच्छा, बारिशों का तो सर आप हमें बता रहे हैं, ये तेज़ आंधी का भी जिक्र किया गया है। ये आंधियों वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही हो चुका है। बारिश होती है, अब आंधी तो होती, कोई हवा नहीं चलती तेज़, कोई ठंडी हवाएं इस तरह से बारिश के बाद या बारिश से पहले जैसे होता था। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा जो सियाहती मकामात हैं, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा जाने वाले सयाह, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या खुदा न खास्ता जो बारिशों का स्पेल आप बता रहे हैं उससे क्या सैलाबी सूरत हाल का भी कोई खदशा हो सकता है?
देखिए, हो सकता है जो पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि थोड़े वक्त में अगर तेज स्पेल बारिश का हो जाए, यानी 80-100 मिलीमीटर बारिश एक आध घंटे में पड़ जाए, तो वो फिर जो मतलब ढलवान होती है या पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ से नदी नालों में मकामी या लोकलाइज जिसे फ्लडिंग कहते हैं, फ्लैश फ्लडिंग, वो जनरेट हो जाती है और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा रहता है। जैसे पिछले एक स्पेल में भी हो चुका है, काहान नारान की तरफ आपने देखा, और इसी तरह से दूसरे कई मुकामात पर भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। तो इस स्पेल में भी खदशा है। वही कश्मीर का इलाका, कश्मीर में ज़ाहिर है पहाड़ी इलाके हैं, और इसी तरह से केपी में हज़ारा डिवीजन, सवात की तरफ मालाकंड डिवीजन पूरा ही, और उधर गलियात का इलाका, और फिर बलूचिस्तान में ख़ासकर जो ज़ोब और चमन और दूसरे जो मलिका सिब्बी और बारखान वगैरह की तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग और फिर लैंडस्लाइडिंग का खदशा मौजूद है। ठीक है, तो सरफराज साहब, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पंजाब में जिस तरह से हम देख रहे थे कि मौसम के हवाले से कहा जा रहा था और बारिशों के स्पेल कहा जा रहा था कि बड़े हैवी स्पेल्स होंगे, उस तरह से बारिशें नहीं हुई। जी देखिए, उसमें असल में जुलाई में कम रहा ना, उसका बारिशों का एक तरह से तनासब कम रहा। जुलाई में 9 से 10% मामूल से कम रही, और अगस्त में भी स्पेल आ तो रहे हैं, अच्छे स्पेल 2 गुजरे हैं पिछले, लेकिन ये कि थोड़ा उसमें गैप्स आ जाते हैं, तो एक तरह से उसको मैनेज करने में एक तरह से आसानी है। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि उसमें सॉरी के हमरा मीडिया टॉक कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि अभी उनका फोकस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाना है, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जनरेशन के लिए कहा कि वो जनरेशन को भी ये गेम सिखाने के लिए भरपूर एफर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की जो सनत है वो तरक्की नहीं कर सकती है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी भी आवाम को देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिदार की कशमकश, साजिशें और अपनी गलतियों की वजह से हमारे 77 साल का सफ़र काबिल रश्क नहीं था। हमें बहैसियत कौम अपना एहतसाब ज़रूर करना चाहिए, और हमने फैसला करना है कि क्या ज़िंदगी मांग कर गुजारनी है या उस ख्वाब की तरह जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज महंगाई है, बिजली के बिलों और दीगर मसाइल से लोग परेशान हैं, लेकिन मुल्क में सब अच्छा नहीं है तो सब बुरा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कौम को अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलने जा रही है। यकीनन एक अच्छी बात है, और चंद दिन में वो कौम से खिताब करके 5 साला मुआशी प्लान भी पेश करने जा रहे हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडियल मुल्क वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि बन सकता है, और एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। गुज़श्ता रोज़ यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि हम पाइंदा कौम हैं, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे, पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अजीम नेमत है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार उमर शीमा कहते हैं कि बानी पीटीआई साबिक डीजी ISI फैज़ हमीद से इज़हार लाताल्लुकी कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानिए में जनरल रिटायर्ड फैज़ का इनपुट होता था। गुज़श्ता रात एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उमर शीमा का कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों में इस बारे में बहुत कुछ अहम पेशरफ्त हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी होने जा रही हैं। शायद एक कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। बिल्कुल ऐसी है, और इस हवाले से जब वज़ीर आज़म ने भी कल गुफ्तगू की है तो उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको चाहिए कि वो तालीम पर फोकस करें, अपने कारोबार पर फोकस करें, और इस तरह के जो अनासिर हैं उन पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए झूठ की बम्बार्टमेंट भी की जा रही है, और हमें खुद समझना है कि हमें वरगलाने की कोशिश कौन कर रहा है। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों के हवाले से जब उन्होंने गुफ्तगू की है तो उनका ये कहना था कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी जो सनत है वो किसी भी सूरत तरक्की नहीं कर सकती है, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किसी भी सूरत नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक हम बिजली की प्राइसेस को ठीक नहीं करेंगे। हम घरेलू जो सार्फिन हैं हम उनको मुतमईन नहीं कर सकते हैं जब तक बिजली की प्राइसेस को कम नहीं किया जा सकता। 77 में यौम आज़ादी की तकरीब से उन्होंने खिताब किया, और उनका यह कहना था कि जो हमारे 77 साल गुजरे हैं ये बिल्कुल भी काबिल रश्क नहीं है। हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करने की भी ज़रूरत है कि हमने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हमें अब ये फैसला करना है कि हमने ज़िंदगी मांग कर गुजारनी है या फिर उस तरह से गुजारनी है जिस तरह पाकिस्तान बनाते वक्त उस वक्त के लोगों की सोच थी कि पाकिस्तान
पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क होगा और अपने फैसले खुद किया करेगा। तो अब पाकिस्तानियों को भी देखना है कि उन्हें किस तरफ जाना है। साथ ही साथ मुआशी प्लान के हवाले से उन्होंने बात की है। 5 साला मुआशी प्लान भी अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से ऐसे अपोजिशन रहनुमा हैं जो इस हवाले से भी बात कर चुके हैं कि चाइना की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएंगी जब तक यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो जाता। तो मुआशी इस्तेहकाम यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म ने कल गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। हम हर तरफ से देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर किसी ना किसी सूरत में अटैक किया जाता है। हमारा जो जौहरी कुव्वत है उसी वजह से हम आज तक महफूज भी समझे जाते हैं और हैं भी, और इंशाल्लाह रहेंगे भी। हमारी जो जौहरी कुव्वत है उसी से हमारा दुश्मन खाइफ है। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है, और पिछले दिनों ये जो डिजिटल दहशतगर्दी के टर्म भी मुतारिफ कराई गई है, वज़ीर आज़म का इशारा भी आप समझ रहे हैं फिर उसी जमात की तरफ है। जी यकीनन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिजिटल टेररिज्म के हवाले से जो बात कोर कमांडर्स के इजलास में सबसे पहले सामने आई थी, गवर्नमेंट तो उसी को फॉलो कर रही है। और यकीनन गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इन यूनिसन काम कर रहे हैं, और इसलिए इस बात पे अब तवज्जो आ गई कि ये जो प्रोपोगेंडा है, फेक न्यूज़ है। आपने देखा कि काकूल एकेडमी में 14 अगस्त की यौम आज़ादी की रात जब आर्मी चीफ ने खिताब किया तो उसमें भी ये कंपोनेंट था। फिर गुज़श्ता रात वेटरन्स को जो रिसेप्शन दिया आर्मी चीफ में, और उसमें भी ये जो फेक न्यूज़ और प्रोपोगेंडा का एलिमेंट है ये है। ये दुनिया भर में एक टूल के तौर पर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन डिसइंफो लैब ब्रसेल में पकड़ी गई थी, वो बाकायदा 15 साल का एक प्रोपोगेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ, 15 साल तक वो चलता रहा, एक सबूत है वो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बाकायदा 9 मई हुआ, वो यही फेक न्यूज़ और प्रोपोगेंडा था। सोशल मीडिया पे जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई उसी का वो शाखसाना हुआ। तो ज्यादा जो कॉन्शियस हुए हैं हमारे लोग वो इस वजह से हैं वो प्रोपोगेंडा अपनी जगह पर जारी है, वो फेक न्यूज़ अपनी जगह पर जारी है, और खुदा न खास्ता जो अज़ाइम हैं पाकिस्तान के दुश्मनों के वो कहीं इसमें उसी डायरेक्शन में पाकिस्तान को ड्रैग न करें। ये सीरियस इशू है इस वक्त की गवर्नमेंट के लिए, इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए फेक न्यूज़, क्योंकि अगर वो इतना इशू बड़ा ना होता तो बार बार इसका जिक्र ना आ रहा होता। ठीक है। पराचा साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कहती हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडियल मुल्क बन सकता है। अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, क्यों नहीं सियासी इस्तेहकाम वो कायम कर सके? देखें, सियासी इस्तेहकाम के लिए तो तमाम जो एक्टर्स हैं उनको मिलकर ही काम करना है। कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा हो कि हाँ ये हमारी रेड लाइन्स हैं, सबकी इन रेड लाइन्स के अंदर हमने प्ले करना है। मसलन सबसे पहले है कि पार्लियामेंट को हमने सुप्रीम मानना है। जब आइन का आर्टिकल 7 बिल्कुल वाज़ेह कहता है, स्टेट की डेफिनेशन देता है, और स्टेट में जितने इलेक्टेड हाउसेज हैं, वो सेनेट है, कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली हैं, इवन यहाँ तक कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी स्टेट का हिस्सा है, और स्टेट को ही सुप्रीम माना गया है। तो यहाँ तो सारे नहीं मानते ना, सारी सियासी जमातें या सारे सियासी लीडर्स। मसलन सियासी हुकूमत हो, मसलन सियासी माहौल हो, मसलन पार्लियामेंट मौजूद हो, मसलन सियासी जमातें फंक्शन कर रही हूँ, और फिर एक सियासी जमात के सरबराह कहें कि हमने तो सियासी जमातों से बात नहीं करनी है, हमने तो फौज से बात करनी है। तो आप तो लेजिटिमाइज तो खुद कर रहे हैं ना पावर को। अगर वो पावर उधर है, और इन पाकिस्तान के सर्टनली इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप जो टर्फ जिस पे खेलना चाह रहे हैं वो फिर पॉलिटिकल टर्फ तो नहीं है ना, वो टर्फ भी कोई और है जिसको आप और मजबूत करना चाह रहे हैं। इसलिए सियासी जब स्टेबिलिटी आएगी तो इसमें तमाम जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल अपॉलिटिकल कुव्वतें हैं उनके कंसेंसस से ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। ये हो नहीं सकता कि मसलन 2014 के धरने में सारी सियासी जमातें मुत्तहद थीं,
सवाए पीटीआई के जो धरना देने आए हुए थे, और उनके साथ उनके कजन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब थे। बाकी तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो JUI हो, वो PKMA हो, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, ANP हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ज्वाइंट सेशन 2014 के धरने का उस वक्त तक चलता रहा जब तक के धरने से पार्लियामान को या सिस्टम को खतरा ओवर ना हो गया। बाद में तो लिंगर हो गया वो। इसलिए स्टेबिलिटी सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग हो। अभी अचकजई साहब यही तो कह रहे हैं कि इस इत्तेहाद का या मेरे किरदार का मकसद हरगिज ये नहीं है कि किसी को आकर बिठा दें और किसी को हम हटा दें, बल्कि जो आप जो बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही मीनिंग है कि स्टेबिलिटी उस वक्त तक आएगी जब तमाम स्टेक होल्डर चाहेंगे कि मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त शौकत राजा साहब सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी उमर चीमा, वो भी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि इस बारे में कुछ अहम पेशरफ्त हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं आने वाले दिनों में। आप देख रहे हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस तरफ इशारा कर रही हैं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े मीनिंग हैं पाकिस्तान में। अभी कुछ 2 महीने पहले ये भी मीनिंग थे कि जी 9 मई वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो वो बिल्कुल यानी क्लीन हो जाएंगे और बाकी बच जाएंगे। अब पता नहीं आप या उमर चीमा साहब कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। अगर वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हमने देखा कि पहले भी की जाती रही हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि अगर पीपल्स पार्टी से नून लीग से कोई PTI में आ जाएगा तो वो भी वॉशिंग मशीन से धुल के आ जाता है, इसी तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है उस पर से भी तमाम इल्जामात धुल जाते हैं। नहीं, अभी जो आप पर्टिकुलर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, देखें टू बी वेरी क्लियर, जो खान साहब की पार्टी है या खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ खान साहब के लिए हैं। बाकी कोई और जितने मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, खान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ये तो पॉसिबल नहीं है ना। खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके कहें कि मैं नून लीग में शामिल हो रहा हूँ या मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ या मैं ANP में शामिल हो रहा हूँ, लेकिन वो माफी भी तो मांग सकते हैं ना। आपको क्या लगता है? मशरूत माफी का तो वो कहते रहते हैं, आप लगता है आपको कि कोई इस तरह की उस तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? देखें, ये तो खैर मैंने खुद भी अपने एक शो में उनके किसी बड़े आदमी से पूछा था PTI के कि पाकिस्तान का कल्चर भी है कि हम कहते हैं कि अच्छा यार अगर आप समझते हैं तो मैं माजरत कर लेता हूँ। इस हद तक भी अगर हो जाए, जो अभी लाइन बनी है, पहले उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कहा था अपने वर्कर से कि आप GHU के बाहर जाकर एहतजाज करें, किसी भी इशारा पर एहतजाज करना वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं मशरूत माफी मांगने पे तैयार हूँ अगर ये सबूत दे दें। अब सनम जावेद का वीडियो है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कहाँ बैठी हैं, खान साहब की कुछ ऐसी वो बातचीत है, ऑडियोज हैं, खुद उनका ये कहना। तो सर उसमें तो वो कह रहे हैं ना कि वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने सिर्फ ये कहा था कि बाहर निकलो, एहतजाज करो, पुरअमन हो, इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना या GOH के ऊपर हमला नहीं करना है आपने। नहीं, वो जब सबूत की बात कर रहे हैं ना तो सबूत तो फिर है ना, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पे देखा। सबूत क्या होते हैं? लीडर की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। लीडर वहाँ फिजिकली हर जगह पर जहाँ भी कोई इनकलाब आया है, हर जगह हर इंच पर तो लीडर नहीं पहुँचता। मसलन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में एक एंटी हसीना वाजिद मामला चला, हसीना वाजिद को उन्होंने निकाल के दम लिया। अब उसमें कहें कि जी फलां एक ही एक्टर है और वो हर जगह मौजूद है, ये तो नहीं होता। एक प्रोवोकेशन हुई, प्रोवोकेशन के नतीजे में वायलेंस हो गई, तो जो प्रोवोकेशन कर रहे हैं वही जिम्मेदार होंगे इक्वली विद दोज के जो वायलेंस कर रहे हैं, जो वायलेंट हैं। यहाँ वो कहते हैं हमें सबूत दें, लेकिन गैर मशरूत की हद तक 6 महीने पहले को सोच सकता था कि खान साहब कहेंगे। सर इस खुदा न खास्ता इस जो बांग्लादेश की आप मिसाल दे रहे हैं इसके तो मुतहमिल हम हो भी नहीं सकते। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है हम चाहते भी नहीं है। ये डिजिटल दहशतगर्दी का बार बार एक लफ्ज़, एक टर्म जो है ये यूज़ की जा रही है स्पेसिफिक। फायर वॉल जो है वो चाइना से इम्पोर्ट की गई, इसकी इंस्टॉलेशन की गई, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि हम और आप या जितने पाकिस्तानी हम इस सोच के हैं, हम नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश बने जी। परसों तो उन्होंने कहा ना, खुद कहा खान साहब ने कि बाहर निकलो और बांग्लादेश में जैसे स्टूडेंट्स निकले हैं आप भी किरदार अदा करें। खुदा ना खास्ता जब श्रीलंका में रॉयट्स हुए थे तो यहाँ भी तो एक ख्वाहिश थी ना कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका बन जाएगा।
तो लिहाजा ये सोच कोई यूनानिमस पाकिस्तान में नहीं है कि वो ऐसा ना हो वैसा ना हो। जो अभी भी हैं वो कह रहे हैं कि वैसा ही हो जाए जैसे बांग्लादेश में हुआ है। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, फेक न्यूज़ तो है, पूरी दुनिया में चैलेंज है। जो फेक न्यूज़ का प्रोपोगेंडा जितना नुकसान कर रहा है वो पूरी दुनिया में चैलेंज है। मसलन अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस पे अटैक हुआ 6 जनवरी को, ट्रंप की पार्टी ने किया, वहाँ पर तो सजाएं भी मिल गई, वहाँ तो 20-20 साल सजा मिल गई। बरतानिया में वायलेंस हुआ, कैसे शुरू हुआ? एक फेक न्यूज़ पे ना, वीडियो पे कि जी वो बच्चियों को जिसने कत्ल किया वो मुसलमान था, हालांकि वो बाद में बरतानवी लॉज में है कि विक्टिम का नाम, जो ऑफेंडर है उसका नाम ड्यूरिंग ट्रायल शो नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने अपनी लीगल ट्रेडिशन को तोड़कर उसका नाम शो किया कि ही इज नॉट अ मुस्लिम। जो ऑफेंडर था, जो मर्डर था, किलर था, ही वाज नॉन मुस्लिम। बात यह है कि वहाँ भी वायलेंस हुआ इसी फेक न्यूज़ की वजह से, इसी प्रोपेगेंडे की वजह से। अब फायरवॉल आए या कुछ है, ये हैं टूल्स टू कंट्रोल फेक न्यूज़ एंड प्रोपेगेंडा। इसमें लेकिन बराचा साहब, हम देख रहे हैं कि कंट्रोल करने के साथ साथ जो है हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस मुतासर हो रहे हैं, पूरी दुनिया से हमारा जो राब्ता है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं कंप्लेन करते दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं देख रहे कि मुल्क की मईशत, जब हम बात करते हैं IT सेक्टर की बात करते हैं, उसमें हम पहली तरक्की उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जब इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हो गया, और इस बात को भी बहुत दिन गुजर चुके हैं, तो इस पर भी तो काम होना चाहिए, इसको भी दुरुस्त होना चाहिए। अब लोग VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि चूंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आप एक चीज ब्लॉक करेंगे, वो VPN पे वही है, सब देख रहे होंगे। तो ये दुनिया भर का चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि कुछ पाकिस्तान की कितनी इकानमी होगी जो इस इंटरनेट पे डिपेंड कर रही है। नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। अब जब पूरा कंसेंसस है कि फेक न्यूज़ डैमेज कर रही है, प्रोपेगेंडा डैमेज कर रहा है, और फायरवॉल अगर है तो अगेन दैट इज आल्सो अ टेक्नोलॉजी, कहीं से इंपोर्ट हो रही है। जैसे ये सोशल मीडिया इटसेल्फ हम नहीं बनाते, फायरवॉल भी हम नहीं बनाते। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि VPN आ गया, हो सकता है फायरवॉल को तोड़ने के लिए भी कोई ऐसी काउंटर बिल्कुल, वो तो कहा जा रहा है ना हुकूमत की तरफ से कि वो अगले साल 5G भी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसको भी इंपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से भी कोई खबरें आ रही हैं। लेकिन सर, आप नहीं समझते हैं कि मनफी अनासिर को कंट्रोल करना यकीनन ये रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हमारे बच्चे हैं, हमारी यंग जनरेशन है खास तौर पर, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। उनकी जानिब से बार बार इल्तिजा की जा रही है कि खुदारा कुछ ऐसा किया जाए। अब फायरवॉल तो इंस्टॉल कर ली गई है, लेकिन सफ़र उनको करना पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से तो खैर जो भी कोई बयान दे, मैं तो हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, हुकूमत को ये जवाब देना चाहिए और सर्टनली देंगे। लेकिन ये फायरवॉल हो या ऐप पे कंट्रोल हो, ये कोई ज्यादा देर नहीं रुका करते। अभी हम जानते हैं एक्स पे पाबंदी लगी तो लोगों ने VPN एक कॉमन चीज है, लेकिन जब ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो इस ऐप को, फायरवॉल को तोड़ने का भी कोई ना कोई आप यकीन जाने कि निकल आएगा। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमत फैसिलिटेटर बने, हुकूमत डूइंग बिजनेस जो ईज है उसको आसान करे, बजाय इसके कि अगर कोई $1 बिलियन, $2 बिलियन या $10 बिलियन तक कोई पोटेंशियल है तो उसको क्रश करने की बजाय यही टेक्नोलॉजिकल मोड के जरिए कम से कम एक माहौल तो बनाया जाए जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत बराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अभी आपको बताएंगे कैप्री सोप के बारे में। तो नाजरीन, कैप्री सोप एक ऐसा पाकिस्तानी ब्रांड है जो पिछले 55 सालों से हर घर में हर रोज़ इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी अगर खासियत की बात करें तो ख़ास बात इसकी बेहतरीन खुशबू है, जो कि दुनिया के बेहतरीन खुशबू साजुन से मिलती है। और कैप्री साबुन में कुदरती अज्जा, यानी कि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स या केमिकल्स जो कि आपकी स्किन को डैमेज करते हों, नुकसान पहुँचाते हों, कोई इस तरह के अज्जा
जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बल्कि बहुत ही नेचुरल और कुदरती जो जितने भी अज्जा होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे ये सोप, ये साबुन बनाया जाता है जो कि इसको मुनफरिद बनाते हैं। कैप्री साबुन में शामिल है दुनिया की बेहतरीन खुशबुओं और आला मेयार के अज्जा जो कि आपकी जिल्द को ना सिर्फ तरोताज़ा रखते हैं बल्कि गहराई से नमी भी फ्राहम करते हैं। ड्राइनेस हो जाती है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है, बदलता मौसम होता है, हमारे जो मौसम है उनमें ये साबुन आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक मॉइस्चर चाहिए होता है आपकी स्किन को जो है वो नॉर्मल रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। तो वो जो मॉइस्चराइज है, मॉइस्चर है, वो इस साबुन के अंदर नेचुरल पाया जाता है। ये ख़ास खुशबू देर तक इसकी महकती रहती है और ताजगी का आपको हर वक्त एहसास दिलाती है। कैप्री साबुन की तमाम जो मुख्तलिफ इक़साम हैं वो आपकी जिल्द को ग्लो देती हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे फ्लेवर्स। एलोवेरा है, चमेली है, और जिसमें चमेली और एलोवेरा जो आपको चमेली ख़ास तौर पे अगर हम उसकी बात करें तो उसकी एक ख़ास सुकून बख्श एक ग्लो आपकी स्किन को देता है फ्रेगरेंस के साथ साथ। दूध की प्रोटीन और गुलाब के साथ एक जवानी का आपको ग्लो मिलता है। आप अर्के गुलाब इस्तेमाल करते हैं, दूध, और आपको पता ही है दूध के ऊपर जो क्रीम होती है ये वो नेचुरल चीज़ें हैं तमाम की तमाम जो कि आपकी स्किन को निखारती हैं, और ये तमाम अज्जा जो हैं इसके मुख्तलिफ जो सोप्स हैं इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और स्किन को पुरसकून ग्लो के लिए आपको लिमिटेड एक्सट्रैक्ट्स का भी वेरिएंट इस पर पाया जाता है। और कैप्री साबुन ख़ास तौर पे उन ख़वातीन और लड़कियों के लिए बनाया गया है जो कि अपने एतमाद से वो सब कुछ हासिल करना चाहती हैं जो कि वो करती हैं, फिर ये साबुन इस्तेमाल करती हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ज़ाहिर है इसमें आपकी स्किन को एक फ्रेशनेस मिलती है, खूबसूरती मिलती है, आप डिफरेंट नज़र आते हैं बाकियों से। वो दुनिया की बातों पर नहीं आती हैं वो लड़कियाँ, वो ख़वातीन, और अपने ग्लो को वो खुद ही मानती हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरह से खूबसूरत नज़र आना है। वो अपने आप में एक राहत महसूस करती हैं और फिर अपने एतमाद से दुनिया को मनवा लेती हैं। कैप्री साबुन का मानना है कि जब आप अपने कुदरती ग्लो को अपना लेते हैं तो फिर हमेशा आप पुरएतमाद और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। कैप्री के साथ खुद को आप तैयार रखिए और एक सादा वॉश के साथ अपने कुदरती ग्लो को आप कबूल कीजिए। तो नाज़रीन, ये था कैप्री साबुन, इस्तेमाल कीजिए। इसके जो फ़ायदे हैं वो फ़वाइद बहुत सारे हैं, वो भी आप हासिल कीजिए। खूबसूरत नज़र आइए, फ्रेश नज़र आइए और खुशबुओं से भरपूर आप जहाँ भी जाएंगे, सोसाइटी में मूव करेंगे, आपका जो हल्का अहबाब है उसमें तो आपको यकीनन सराहा जाएगा। ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात करेंगे कुछ शादीशुदा ज़िंदगी की। शादीशुदा ज़िंदगी में हमारे दीन में तो वैसे भी कहा जाता है कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। इतना खूबसूरत और दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे क्लोज़ ये रिलेशनशिप होता है, ये रिश्ता होता है। और इस खूबसूरती को निखारने के लिए वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख। कहा तो जाता है ख़वातीन के बारे में हमारे मुआशरे में वैसे भी एक आम तासुर पाया जाता है कि वो अगर शौहर नाराज़ होता है या कोई बात अगर करना चाहता है, कोई डिबेट अगर शुरू होती है तो ख़वातीन कहा जाता है जी कि बाजी ले जाती हैं और ख़वातीन को चुप रह के तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करना होता है। लेकिन फिर ख़वातीन बेचारी वो सिर्फ अपनी ज़ुबान से ही अपने जज्बात का इजहार कर सकती है, फिर चुप कैसे रह सकती है। बहरहाल आप अपना जो ये शादीशुदा जो एक खूबसूरत रिश्ता है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह के जो हैं वो चेंजेस ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस पे आज के इस हवाले से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी हुई हैं कि किस तरह से खुशबाज जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके कामयाब ताल्लुक के पीछे क्या राज छुपा होता है। तो ये जो राज है ये आपकी ज़बान में छुपा हुआ है और ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दूसरे से जो कुछ जोड़े हैं उनमें भी लड़ाई हो जाती है, मगर उसे ज़्यादा बड़ा बनाने से रोकने का जो इन्हिसार है वो आपकी ज़बान पर ही होता है। वाकई अगर आप शरीक हाथ से तुंदो-तेज़ बहस कर रहे हैं तो फिर महज 5 सेकंड की खामोशी या वक्फा उसे मजीद बढ़ने से रोक सकता है। और यकीनन अनवार जो है मेरे ख्याल से मेल हजरात की बात कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है अनवार ये भी कि लोग शरीक हाथ का इंतखाब जो है वो जो देख के करते हैं। बज़ाहिर तो हम शक्लो सूरत देख के, हमारे मुआशरे का ये एलिमेंट है और बड़ा ही बुरा एक एलिमेंट है कि शक्लो सूरत देखी जाती है, लेकिन जुबान, आपका मिजाज, आपका रवैया वो कोई नहीं देखता है। नई तहकीक के नताइज जानेंगे। ये बात एक नई तहकीक में सामने आई है कि स्कॉटलैंड की सेंट एडमंड यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में बताया गया है झगड़े के दौरान कुछ देर की खामोशी या फिर थोड़ा सा वक्फा अगर ले लिया जाए तो वो आग बुझाने का काम करता है। बिल्कुल ऐसी। और इससे
इससे फिर यही देखने में आया कि लड़ाई मजीद नहीं बढ़ती है। की के मुताबिक महज 5 सेकंड की खामोशी तवील वक्फे जितनी मौसर साबित होती है। रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि यह पहली बार है जब तजुर्बात से साबित हुआ कि लड़ाई के दौरान चंद सेकंड्स का वक्फा उसे रोकने में मदद फराहम करता है। उन्होंने कहा कि नताइज से साबित होता है कि चंद सेकंड की खामोशी भी मियाँ बीवी के झगड़ों को रोक सकती है और उनका बाहमी ताल्लुक भी मुतासर नहीं होता है। उनका यह कहना था कि एक सादा, मुफ्त और मौसर तरीका है जिससे झगड़े के दौरान मनफी जज्बात को कम किया जा सकता है और इसे आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे लाइफ कोच सैयद एजाज बुखारी ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जैसे कि मदिया ने भी कहा, एक चुप और 100 सुख। तो ये अब अंग्रेज भी इस बात को मान रहे हैं, जो रिसेंट अभी रिसर्च सामने आई है उसमें वो उसको एग्री कर रहे हैं उस पर। जी जनाब, एक तो मैं शुक्रगुजार आपने मुझे दावत दी और ज़ाहिर इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त समझने की। इसको मैंने इसके ऊपर 15-18 बरस से मैं 30 सेकंड के ऊपर बात करता हूँ। 5 सेकंड के मेरे सामने अब तहकीक आई है। मैं कहता हूँ 30 सेकंड के लिए खामोशी ज़रूरी होती है, दोनों के लिए। ये नहीं कि सिर्फ खातून को खामोश होने की ज़रूरत है या सिर्फ मर्द को खामोश होने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने ये सुन रखा होगा कि तुम्हारी खामोशी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तो खामोशी में भी जान लेने की ताकत होती है। आपको जब बात करनी है आपको बात करनी चाहिए, जब रुकना है ज़ाहिर रुकना चाहिए। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन को जब हम समझते हैं कि दो लोगों के दरमियान जब गुफ्तगू होती है तो दोनों को इल्म होना चाहिए कि वक्फा कहाँ कितना ज़रूरी है। ठीक है। और मैं इसके ऊपर 3 सीन की एक बात करता हूँ कि सुने, समझें और फिर जाकर समझाएं। हमारे यहाँ लोग सुन नहीं पाते हैं और जिसको सुनना आता है सिर्फ वही सुना सकता है। और हम जो कहते हैं ना उसने मुझे सुना के चला गया, वो फिर सुन नहीं रहा होता है। कॉम्प्रिहेंशन की भी जब हम बात करते हैं तो यही सिलसिला उसके साथ होता है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खातून को चुप रहने की ज़रूरत है या मर्द को चुप रहने की ज़रूरत है या ज़बान के अंदर कोई चीज़ छुपी हुई होती है। असल में दोनों को अपनी ज़ात से जुड़ी राहत को ढूंढने की ज़रूरत होती है। मैं एक जगह ट्रेनिंग कराने के लिए 500 करीब कपल था, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब बीवी राहत होती है। तो एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे मेरी का तो नाम भी राहत है और राहत कोई नहीं है। और जिस घड़ी उन्होंने ये बात मुझसे की तो मैंने कहा राहत देखकर राहत ली जाती है, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में राहत नहीं आ सकती है। और चूंकि खातून जिम्मेदारी होती है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं हमारे हैं। और देखिए साहब, औरत जिम्मेदारी है, मर्द जिम्मेदार है। और जिस घड़ी जिम्मेदारी से उलझ पड़ता है तो फिर तो खुद जिम्मेदार बन जाता है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है और इसको समझ जाए अगर तमाम तर हमारा मुआशरा, तमाम मर्द हज़रात, तो क्या ही बात है फिर तो लड़ाई नॉर्मली उस तरह से। और हमारे कपल को जब देखिए, मेरा सारा क्लाइंट पाकिस्तान से बाहर के 1% है जो मर्द तो आके बैठते नहीं ना साथ। अक्सर ये देखने को मिलता है खातिन फिर भी किसी न किसी हवाले से तशरीफ ले आती हैं या राब्ता कंसर्न होती हैं या उन्हें लगता है कि कहीं। दूसरी बात, मजलूम जालिम का भी मेरा कॉन्सेप्ट है कि बहुत से ऐसे मजलूम हैं जो मार्केट में मौजूद हैं लेकिन उनसे बढ़कर जालिम कोई नहीं है और फिर वो अपनी खामोशी के जरिए बदले ले रहे होते हैं। तो ये जो एक चुप 100 सुख बड़े मकूल हैं इस वक्त जो अपनी हैयत बदल चुके हैं, अपने मतालिब बदल चुके हैं, अपने मफाहिम बदल चुके हैं वक्त के साथ साथ, जितना वक्त तब्दील हो। हमें उस एतबार से उस चीज़ को देखना करना चाहिए। ठीक है। आप जब तक उसको जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक आप उस राहत को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इजाज़त फिर आप किस तरह से देखते हैं? हमारे यहाँ तो ये जो काउंसलिंग का रुझान है वो तो रोज़े अव्वल से ही नहीं है। जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि आप सारे क्लाइंट्स अब्रॉड के हैं, पाकिस्तान में शायद 1% ही हो। तो जब तक काउंसलिंग नहीं होगी दोनों की, ख़वातीन की भी और मर्द हजरात की भी, तब तक तो ये मसले इसी तरह से चलते रहेंगे। तो खामी कहाँ है? हमारा जो बेसिक सिस्टम है वो हम कहाँ बना सकते हैं? स्कूल कॉलेज में बना सकते हैं, किसी एजुकेशन में हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हो सकता है? देखिए, जो आप कर रहे हैं, जो हम यहाँ बैठे हैं, फिलहाल तो यही मुमकिन है। ठीक है। जहाँ तक तालीमी निज़ाम की बात है उससे तो कोई खैर की तवक्को हम उस तर्ज पर रख ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है किसी का लिखा हुआ कोई पढ़ाता है और फिर इस लिखे हुए पर किसी और का लिखा हुआ याद करा दिया जाता है। तो उससे तो अब तवक्को ये ना रखें कि वहाँ से कोई चीज़ आएगी और वो ठीक होकर चली जाएगी। हाँ, हम जो अवेयरनेस कर रहे हैं, मेरे यहाँ हर हफ्ते में फ्री सेशंस करता हूँ, कपल्स को बुलाते हैं, उनको सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए कि ये दोनों, देखिए जब तक मैं अपने अमन को यकीनी खुद नहीं बनाऊंगा ना, मैं किसी का अमन यकीनी नहीं बना सकता। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं अमन में तो सब अमन में। इसका मतलब मेरा ठीक होना जरूरी है अगर मैंने किसी को ठीक करना है। लेकिन चूंकि मैं ठीक नहीं होता, मैं सबको ठीक करने निकल खड़ा होता हूँ, तो उसके नतीजे फिर वही निकल कर आते हैं जो आपके हमारी सूरत में। देखिए साहब, जिस तरह भी मैडम ने भी फरमाया कि लिबास छोटी चीज़ नहीं है और कुरान फरमा रहा है, इस तरह राहत ये भी कुछ छोटी चीज़ नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं है? उसकी वजह वही कम्युनिकेशन है। जब तक दोनों को बात करनी नहीं आएगी, बल्कि अगर मैं एक छोटी सी आपसे बात अर्ज करूं, मेरे पास एक कपल बैठा हुआ था, मैंने उनसे कहा कि अगर साहब थके हारे शाम को तशरीफ़ लाए हैं और वो आकर कहते हैं आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, और बेगम साहबा आगे से फरमाती हैं कि कल तुझसे नहीं काम कर दे, सारी दुनिया काम करती है, आप हर वक्त थके रहते हैं। तो मैंने कहा साहब क्या ख़वातीन भी तो सर काम करती हैं, मैं वही आपसे मैं अर्ज किया देता हूँ। तो मैंने जब उनसे ये बात की तो वो साहब कहने लगे सर अगर इस तरह का जुमला आएगा तो फिर दोज़ख
तो मैंने कहा अगर खातून ये फरमाती हैं कि मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है, आप बहुत थक जाते हैं, आपने सबको देखना होता है, आपको देखने वाला कोई नहीं है, तो कहने लगा फिर जन्नत। अभी मेरा ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था, खातून फरमाने लगी कि एना भी तो कुछ कहो ना। सही है, वो जन्नत दोज़ख। तो मैंने उनसे कहा कि अगर यही सूरत हाल उधर आ जाए और साहब को अगर खातून फरमाती हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ और उन्हें कहा हाँ तुम्हें मेरी माँ को भी देखना है, अपनी मेरी बहनों को भी देखती हो, बच्चों को भी, तुम्हें तो कोई देखने वाला भी नहीं है, जन्नत होगी। तो ये जो चीज़ है, मैंने इसके ऊपर एक किताब है कोई 101 मैंने उसमें सवाल दिए हैं, जिसमें अगर हस्बैंड और वाइफ एक कोने में बैठकर आपस में सवाल कर लें और जवाब ढूंढ लें, लेकिन कोना औरत की मर्जी वाला होना चाहिए घर के अंदर। अगर वो उनका जवाब सवाल कर ले तो बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उस कनेक्शन के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा, किताब की आप कांट बी वन साइडेड, कुछ है ही नहीं वन साइडेड। अच्छा सर, काउंसलिंग की आप बात कर रहे हैं, फिर हमारा जो लीड क्लास तबका है वो तो रुजू कर लेता है, अफोर्ड कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। और फैमिली कोर्ट्स में भी आप देखें, जब भी डिवोर्स केसेस होते हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में भी 90 डेज़ की तो हमारे दीन ने हमें इजाज़त दी है, हुक्म दिया है। तो अगर खुदा न खासा तलाक तक बात पहुँच जाती है तो कहा जाता है कि काउंसलिंग करवाई जाती है, आपस में रुजू। लेकिन जो अनपढ़ तबका है वो नहीं आपको अप्रोच कर पाता, उनकी काउंसलिंग, पढ़े लिखे लोगों की काउंसलिंग तो हो जाती है। तो हाँ, उनकी काउंसलिंग तो वही करेंगे ना जो ऑलरेडी उनके इर्द गिर्द का मुआशरा है, लोग हैं, अनपढ़ हैं, उसके बारे में क्या आप सजेस्ट करें? उसमें तो हमेशा ये पढ़े लिखों में भी ये मैंने देखा है कि जो बड़े बूढ़े हैं वो अपने हिस्से का तजुर्बा करते हैं उनके ऊपर। देखिए, शादी जब हो गई है तो दोनों को एक दूसरे को दरियाफ्त करने का वक्त देना चाहिए। वो होते ही दरियाफ्त का वक्त है, लेकिन वो दरियाफ्त पोल्यूटेड होती है, कोई सास के ज़रिए, कोई खाला के ज़रिए, कोई मामी चाची के ज़रिए। वो बल्कि पिछले दिनों एक खातून ने मुझे रब्ता किया, मुझे कहने लगी कि मेरी शादी पर मैं हनीमून के लिए गई, मरी, कोस्टर साथ गया भरा हुआ, कोस्टर एक पूरी फैमिली, तो ऐसा ही होता है। और वो फरमाने लगी कि पूरे 3 दिन एक बेंच पर उन्हें हमें साथ नहीं बैठने दिया और उनका वो हनीमून था। जी, ठीक है। तो बात करने के मकसद है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, मैंने समधियों के एजुकेशन के ऊपर काम किया हुआ है, चूंकि आजकल बड़ी तेज से खुला हो रही है, बड़ी तेज से तलाक हो रही है, और अगर हम अपने बच्चे बच्चियों को फैमिली कोर्ट्स ले जाएं और वहाँ जाकर दिखाएं कि किस तरह नाना नानी रो रहे होते हैं, दादा दादी रो रहे होते हैं, वो आपस में जो बच्चे होते हैं कितने परेशान होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहना सीखेंगे। लेकिन उन्हें रहना सीखने देना समधियों का काम है। जब तक वो दुरुस्त नहीं होंगे वो बच्चे दुरुस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो जा साहब, बेहतरीन जो उम्र है शादी के लिए वो कौन सी है? साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप बालिग हो जाते हैं शादी हो जानी चाहिए। मर्द की तो कोई भी होती है, तो है ना? तो दूसरी तीसरी की बात शायद आप तो जब बालिग हो जाते हैं शादी उसके बाद हो जानी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं 30-32 के बाद तो बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, खास तौर पर खातन के लिए बच्चों की पैदाइश के हवाले से। तो वैसे भी, क्योंकि देखिए, अगर आप 30-35 की उम्र में जाकर शादी कर रहे हैं तो फिर आप लड़ते लड़ते मर जाते हैं, और अगर आप उससे पहले करते तो लड़ते लड़ते संभलते हैं, फिर जीना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मर्द हो या औरत अपने बच्चे को उछाल तो सकें, तो वो जाहिर पहली उम्र में, अच्छी उम्र में शादी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाइफ कोच सैयद एजाज बुखारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान, हम नाज़रीन हमेशा मुश्किल और अच्छे वक्तों में अपनी मार्केटों का रुख किया करते हैं। बचपन में जेब खर्च के पैसों से ख़रीदारी करने और फिर बड़े होकर मेहनत की कमाई से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कभी अकेले तो कभी दोस्तों के साथ, कभी अपने बच्चों के साथ, कभी अम्मी की ख़रीदारी फहरिस्त के साथ, कभी अब्बू की ट्रॉली धकेलने के लिए, और कभी ख़रीदारी करने और कभी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। हमने हमेशा, चाहे वक्त अच्छा हो या वक्त बुरा हो, अपने मोहल्ले के बाज़ारों की मुस्तकिल मिजाजी और मेहरबानी पर भरोसा किया है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जब तक हम जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर सकते हैं सब ठीक है। ये ताल्लुक़ एक कदीम मसावात को मतवाज़न रखता है। ख़रीदार, दुकानदार और बाज़ार, हमारे प्यारे बाज़ार लोगों को ब्रांड से और ब्रांड्स को दुकानदारों से और फिर दुकानदारों को बनाने वालों से जोड़ा करते हैं। खुशहाली के सालों में और मुश्किलात के सालों में बाज़ार, ख़रीदार, दुकानदार और कारोबार हमेशा एक मुस्तहकम ज़रिया रहे हैं, जो कि ज़रूरियात को पूरा करते हैं और हमारी मैशत के इंजन को रवा रखते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल साल के बावजूद हमारे बाज़ारों की रोशनी चमकती रही है, कभी धीमी, कभी रोशन, लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। इस साल हमें इस रोशनी को खिराजे अक़ीदत पेश करना चाहिए और एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो FMCG सनत से वाबस्ता है, मैं पूरे वसूख के साथ इस रोशनी के लिए
आपकी शुक्रगुजारी का इजहार करती हूँ, जो हमारे हज़ारों बाज़ारों, लाखों दुकानदारों, करोड़ों ख़रीदारों और अरबों ब्रांड्स की वजह से हर रोज़ रोशन होती हैं, जिन्हें मुल्क भर में लोग तैयार करते हैं और जिनकी रोज़ी रोटी इस रौनक पर मुनहसर है। कोई भी ब्रांड हो या बनाने वाला हो, हमारी खिदमत सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए है। इस यौम आज़ादी पर यूनिलीवर हर कारोबार, दुकानदार और ख़रीदार को खिराज अक़ीदत पेश करता है, जो पाकिस्तान के बाज़ारों, इसकी मैशत को ज़िंदा रखता है। इनकी रौनक के बगैर लाखों लोग अपनी रोशनी खो देंगे। साथ चले तो पाकिस्तान चले, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। न्यू पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।